गर्मी की छुट्टियां चल रही होती हैं। रामू, मुन्ना, गुड्डी, सोनू, पिंकी और बाकी दोस्त मिलकर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी शर्मा चाचा गुस्से में आ जाते हैं। अब क्या हुआ चाचा? कल तो हमने बॉल धीरे से फेंकी थी। धीरे फेंकी थी? पिछले हफ्ते मेरी खिड़की का कांच तोड़ा किसने? और कल मेरी गाय को बॉल लग गई थी। पर चाचा हम तो दूसरी ओर खेल रहे थे। कहना तो आसान है, आज से यहाँ क्रिकेट कोई नहीं खेलेगा। बच्चे निराश हो जाते हैं और मैदान छोड़कर चले जाते हैं। गुलाबो दादी बच्चों को उदास देखती हैं और उनके पास जाती हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? दादी, कोई हमें खेलने नहीं देता। जब भी खेलते हैं कोई ना कोई शिकायत करने आ जाता है। अरे रे, खेलने की उम्र में खेलोगे नहीं तो कब खेलोगे? चलो, दादी कुछ करेगी। गुलाबो दादी बच्चों को लेकर सीधे मुखिया जगन्नाथ के घर पहुंचती है। मुखिया जी, बच्चे खेलना चाहते हैं, इन्हें खेलने से मत रोकिए, ये हमारे गांव का भविष्य है। दादी, आपके बस की बात नहीं। ये बच्चे सिर्फ मुसीबत मोल लाते हैं। मुसीबत खड़ी हो जाएगी गांव के लिए। मुसीबत तो तब लगती है जब हम बच्चों को खेलने से रोकते हैं। ये बड़े होंगे तो हमारी जिम्मेदारियों में बंध जाएंगे। खेलने का समय अभी ही है। अच्छा दादी, अगर इतना ही भरोसा है तो मेरी शर्त मानो। मेरा भतीजा विक्रम और भतीजी नेहा शहर में बड़ी टीम में खेलते हैं। अगर तुम्हारे बच्चों की टीम उनसे जीत गई तो ये खेलते रहेंगे, और अगर हार गई तो गांव में क्रिकेट हमेशा के लिए बंद। दादी, ये तो मुश्किल है। शर्त मंजूर है मुखिया जी। अब देखना, बच्चों की मेहनत और दादी की पुरानी ताकत क्या कमाल दिखाएगी। मुखिया ने गांव के जमींदार विष्णु सिंह को अंपायर बनाने का ऐलान कर दिया। जमींदार साहब, इस मैच के लिए आपको अंपायर बनना होगा। आप तो गांव के सबसे निष्पक्ष व्यक्ति हैं। अगर बच्चों के भविष्य की बात है तो मैं निष्पक्षता से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। गांव भर में मुकाबले की चर्चा होने लगी। सबकी निगाहें उस बड़े मुकाबले पर टिक गई, जहां दादी और बच्चों की इज्जत दांव पर थी। गुलाबो दादी बच्चों को बुलाकर मैदान में अभ्यास शुरू करवाती हैं। बच्चे पूरे जोश में थे। इस बार हम सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आए हैं। हर गेंद पर नजर रखनी है और हर शॉट सोच समझ कर लगाना है। दादी, अब की बार हम नहीं हारने वाले। हार और जीत किस्मत से नहीं, मेहनत से तय होती है। बच्चों ने दादी की बातों को दिल से लिया और मैदान पर पसीना बहाना शुरू कर दिया। गांव में एक बार फिर क्रिकेट का जुनून जाग उठा था। बच्चे सुबह शाम मैदान में जमकर अभ्यास कर रहे थे। अब की बार जीत हमारी ही होगी। दादी की मेहनत और हमारा जोश दोनों मिलकर कमाल दिखाएंगे। गुलाबो दादी बच्चों की मेहनत देखकर मुस्कुरा रही थी। अब वो दिन दूर नहीं जब गांव का नाम रोशन होने वाला था। गांव के बड़े मैदान पर हलचल थी। बच्चे, बुजुर्ग और गांव के लोग सभी इकट्ठा हो गए थे। मैदान के एक ओर मुखिया का भतीजा विक्रम और भतीजी नेहा अपनी टीम के साथ खड़े थे। दूसरी ओर गुलाबो दादी बच्चों के साथ तैयार थी। दादी, अब तो उम्र का ख्याल कर लेती। कहीं हाथ पैर में चोट लग गई तो कौन संभालेगा? चिंता मत करो मुखिया जी, उम्र अनुभव देती है और अनुभव जीत का रास्ता दिखाता है। चलिए टॉस किया जाए। विक्रम ने टॉस किया। गुलाबो दादी की टीम को पहले गेंदबाजी मिली। चलो बच्चों, देखो आज तुम्हें कैसे हराते हैं। विक्रम और उसकी टीम ने धमाकेदार शुरुआत की। पहले ही 5 ओवर में 50 रन बन गए। दादी, अब तो तैयारी कर लो हार मानने की। बच्चों, घबराओ मत। खेल में धैर्य रखना जरूरी है। गेंदबाज को बस सही लाइन और लेंथ पर फोकस करना होगा। गुलाबो दादी ने रामू को गेंद थमाई। दादी, इस बार तो हम इन्हें टिकने नहीं देंगे। रामू ने गुलाबो दादी की सीख को याद रखते हुए शानदार गेंदबाजी की।
रामू ने लगातार 2 विकेट झटक लिए। विक्रम और नेहा दोनों आउट हो गए। ये क्या हो रहा है? मेरे भतीजी और भतीजी तो जल्दी आउट हो गए। गुलाबो दादी की टीम ने विक्रम की टीम को 15 ओवर में 125 रन पर रोक दिया। अब बारी थी गुलाबो दादी की टीम की बल्लेबाजी की। बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ खेलना शुरू किया। रामू और सोना ने 10 ओवर तक टिक कर 70 रन जोड़ लिए, लेकिन तभी सोनू आउट हो गया। अरे अब क्या होगा? अब मैदान मेरा है, चलो बच्चों मिलकर जीतते हैं। अब मैदान में उतरी गुलाबो दादी। दादी ने आते ही 2 शानदार चौके जड़े। मैदान में हर तरफ दादी दादी की गूंज थी। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। दादी ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ा। दादी बस एक और चौका। अब 2 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे। नेहा ने गेंद डाली। गुलाबो दादी ने शानदार शॉट लगाया। गेंद हवा में और सीधा बाउंड्री पार। छक्का। मैदान में दादी की जय हो के नारे गूंजने लगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। दादी माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। आपने तो कमाल कर दिया। मुखिया जी, मैंने कहा था ना, किसी को हल्के में मत लो। आज मैंने अपने अतीत का बोझ उतार दिया और इन बच्चों का भविष्य संवार दिया। अब गांव के बच्चों को खेलने से कोई नहीं रोक सकता था। गांव में क्रिकेट का जुनून फिर से जाग उठा था और गुलाबो दादी ने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा ली थी। रंगापुर नाम का एक गांव था, जहां भिकाराम अपनी पत्नी कुसुम और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था, तान्या और 8 साल का बिल्लू, जो स्कूल की पढ़ाई करता था। वैसे तो भिकाराम गांव के सेठ जी के यहाँ चौकीदार का काम किया करता था। अरे भिकाराम, कल रात जब बड़े भैया घर आए तो उन्होंने कहा कि तुम सो रहे थे। क्या इसी बात की तनख्वाह लेते हो तुम? पर मालिक, मैं कल सुबह 7 बजे आया था और बड़े भैया ने मुझे 4 बजे सोते हुए देखा। मुझे भी आराम की जरूरत है, वरना मैं चौकीदारी कैसे करूंगा। भिकाराम ने इतना कहा ही था कि सेठ जी के लड़के, जिन्हें सब बड़े भैया बुलाया करते थे, वो आ गए और कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पिताजी से जुबान लड़ा रहे हो? तुम्हें तो मैं। बड़े भैया ने इतना कहकर भिकाराम को एक जोरदार धक्का मारा, जिससे भिकाराम के सिर पर चोट लग गई। मालिक, मैं यहाँ पर बरसों से काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक यहाँ पर कोई चोरी नहीं की, और एक आप हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरा सर। इतना कहकर भिकाराम बेहोश हो गया। भिकाराम के परिवार ने उसे पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब उसे होश आया, तब उसके सामने पूरा परिवार था। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ ही हूँ। हम दोनों इस चीज का समाधान जरूर निकालेंगे। उन्होंने आपको पीट के बहुत बड़ी गलती की है। अब रहने भी दो भाग्यवान, वो बड़े आदमी हैं। उन्होंने हमारा परिवार चलाया है, वो भी कई सालों तक। हमें उनसे नहीं उलझना चाहिए। तनख्वाह देते हैं, कोई मेहरबानी नहीं करते। आप दिन रात वहाँ काम करते हैं, इस वजह से आपको पैसे मिलते हैं। कुसुम और भिखाराम बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर कंपाउंडर आया और कहने लगा, आप वहाँ जाकर पैसे जमा कर दीजिए, अब इन्हें आप ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो इन्हें दवाई दी है, उसकी पर्ची ये रही। हाँ हाँ, जा रहे हैं। तुम यूं ना भगाओ हमें, हम सारा पैसा भर देंगे। कुसुम ने तुरंत ही घर के बचे हुए पैसे अस्पताल वाले को दे दिए और अपने पति और बच्चों के साथ घर आ गई। भिखाराम को कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा गया था। हमारे पास बस कुछ ही दिन का राशन बचा है, मुझे इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा, वरना कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। आप चिंता ना करें, हम किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेंगे और अपना घर तब तक चलाएंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। भिखाराम कुछ दिनों तक अपने घर पर ही रहता है और अपनी सेहत का ध्यान रखता है। थोड़ा सा ठीक होते ही वो नौकरी ढूंढने लगता है। अब तो कोई उधार भी नहीं देता मुझे, नौकरी के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। भिखाराम मन ही मन सोच रहा था, तभी दूर के एक स्टेडियम से एक गेंद जोर से उछल कर आती है और भिखाराम के ठीक सामने एक गाड़ी के कांच पर लग जाती है, जिससे गाड़ी का कांच टूट जाता है।
हाय राम, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये गेंद मुझे लग जाती तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। उस स्टेडियम में गुस्से से चला जाता है और सभी खेलते हुए बच्चों पर चिल्लाने लगता है। ये गेंद किसने मारी? तुम बच्चों के तुम्हारे पिता ने कान नहीं मरोड़े, वरना तुम सब ऐसे ना होते, तमीज से रहते। भीखाराम को गुस्से में वहां आते देख सारे बच्चे डरकर भाग गए और ये दृश्य उस स्टेडियम के मालिक ब्रिजराज ने भी देख लिया और भीखाराम के पास आकर कहा, तुम कौन हो और इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बताऊं साहब, बच्चों ने इतनी तेज बल्ले से बॉल मारी कि एक गाड़ी की कांच टूट गई। अगर वही बॉल किसी को लग जाती तो उसका तो जीना दुश्वार हो जाता ना। मुझे कब से तुम जैसे ही आदमी की तलाश थी जो इस बड़े से शानदार स्टेडियम की देख रेख कर सके, और लगता है अब वो आदमी मुझे मिल गया है। मैं कुछ समझा नहीं साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या तुम इस स्टेडियम में चौकीदारी का काम करोगे? पूरे 15,000 तनख्वाह दूंगा। मैं अब तक वेतन पर काम करता था, आज आपने तनख्वाह शब्द का इस्तेमाल किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले के जमाने में जब एक इंसान 9 लोगों को पाला करता था तब उसे नौकरी कहते थे। जब वो 4 लोगों को पालने लगा तो उसे चाकरी कहने लगे। वेतन यानी अपने आप को संभाल पाना बस। और आप तो मुझे अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, ये अवसर मेरे हाथ से मैं जाने नहीं दूंगा। तुम चतुर हो, कल से इस स्टेडियम की जिम्मेदारी तुम्हारी। भीखाराम अपने घर खुशी खुशी चला गया और अपनी पत्नी कुसुम से सारी बातें बताने लगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सही कहा तुमने, बस कुछ पैसे हाथ में आ जाएं, फिर मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भीखाराम उस चौकीदारी की नौकरी से बेहद खुश था। भीखाराम ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। स्कूल के बाहर भीखाराम के पुराने मालिक बड़े भैया दिखे। अरे भीखाराम, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ किसकी चौकीदारी करोगे? कि यहाँ अपने नाम के हिसाब से भीख मांगने आए हो? अब क्या बताऊं बड़े भैया, मैं तो आपका ही शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने मुझे नौकरी से ना निकाला होता तो आज मैं अपने बच्चों का इस स्कूल में दाखिला नहीं करा पाता। भीखाराम इतना कहकर वहां से अपने बच्चे बिल्लू को लेकर चला गया, लेकिन ये बात बड़े भैया को बर्दाश्त नहीं हुई। भीखाराम बहुत कुछ कह गया, इसका बदला जरूर लूंगा मैं। बच्चे को पढ़ाना तो दूर, 2 वक्त के खाने के लिए भी तड़पेगा। बड़े भैया ने अपने सबसे खास नौकर ब्रजेश को बुलाकर कहा, ब्रजेश, तुम मेरे एकदम खास सिपाही हो। अब से तुम्हें दूसरे काम ना करके उस पर कड़ी नजर रखनी है। उसकी बर्बादी ही अब मेरा लक्ष्य है। कौन भैया? भीखाराम। बड़े भैया के कहने पर ब्रजेश भीखाराम पर नजर रखने लगा। इधर बिल्लू की क्रिकेट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं आजकल देख रहा हूँ बेटा कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तुम पढ़ाई करते रहते हो, तुम स्कूल में अपना काफी समय बिताते हो और शाम को स्टेडियम में आकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगते हो। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है पिताजी। मैं बड़े होकर एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है बिल्लू, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बैट लेके आऊंगा। आजकल बहुत से युवा क्रिकेट में अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं तुम्हारे शौक को बुरा भला नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। अपने पिता की बात सुनकर बिल्लू खुश हो गया, मगर भीखाराम नहीं जानता था कि उसकी और उसके बेटे की बातें ब्रजेश चुपके से सुन रहा था। ब्रजेश सीधे बड़े भाई के पास जाकर बोला, भीखाराम एक स्टेडियम में नौकरी कर रहा है बड़े भाई, और स्टेडियम का मालिक उसे अच्छी खासी सैलरी भी दे रहा है। यहाँ तक कि भीखाराम का बेटा बिल्लू अच्छे स्कूल में पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता है। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब बिल्लू एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बनकर भारत का नाम रोशन कर देगा। ब्रजेश, मैंने तुम्हें नजर रखने के लिए कहा था, उसका और उसके बेटे का भविष्य बताने के लिए नहीं। तुमने तो खड़े खड़े ही उसका आगे तक का भविष्य मुझे बता दिया। अब मैंने अपनी आंखों से जो देखा बड़े भैया, वही आपको बता रहा हूँ। तुमने अपनी आंखों से जो देखा, बस मुझे वही जानना था। आगे मैं भीखाराम और उसके परिवार को खुद देख लूंगा। मैं भी देखता हूँ
कि उसका बेटा क्रिकेटर कैसे बनता है। उस शाम के समय रोज बिल्लू पर नजर रखने के लिए स्टेडियम पहुंच जाता। शायद बड़े भाई किसी मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन बिल्लू ने क्रिकेट खेलते समय एक छक्का मार दिया और बॉल सीधे बड़े भाई के कार के शीशे पर जाकर टकराई। बिल्लू, ये तूने क्या किया बेटा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह के शॉट मत मारा करो। देखो, तुमने कार के शीशे का नुकसान कर दिया। तभी वहां पर बड़ा भाई गुस्से में आकर बोला, तुम्हें यहाँ स्टेडियम की चौकीदारी करने के लिए रखा गया है ना, कि इस स्टेडियम को इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। स्टेडियम का मालिक ब्रजराज भी वहां आ गया। क्या हुआ भीखाराम? मैं बताता हूँ क्या हुआ ब्रजराज जी। आपने इसको स्टेडियम की चौकीदारी के लिए रखा हुआ है ना, या दूसरों की कार के शीशे तोड़ने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। आपसे पहले ये मेरे यहाँ पर नौकरी करता था। एक दिन मैंने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और इसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद ये आपके यहाँ स्टेडियम पर चौकीदारी करने लगा। मगर अब ये आपके स्टेडियम पर चौकीदारी करने के बहाने अपने बेटे को क्रिकेट खिला रहा है। ना जाने कितनी ही कारों के शीशे को इसका बेटा तोड़ चुका है। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने इसे देख लिया। बड़े भाई की बात सुनकर ब्रजराज भीखाराम पर क्रोधित हो गया। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ पर नौकरी दी थी और तुम इस जगह की चौकीदारी करने की बजाय अपने बेटे बिल्लू को क्रिकेट सिखा रहे हो। और तो और तुम चोर भी निकले। निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए मालिक। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे इससे क्या मतलब कि तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें यहाँ पर स्टेडियम में नौकरी के लिए रखा था, ना कि तुम्हारे बेटे को खिलाड़ी बनाने का मैंने कोई ठेका ले रखा है। जानते भी हो एक खिलाड़ी बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भीखाराम ब्रजराज के सामने हाथ जोड़ता रह गया, मगर ब्रजराज ने भीखाराम की एक बात नहीं मानी। थक हार कर भीखाराम अपने बेटे बिल्लू को लेकर घर चला गया। दिल छोटा मत कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, इसमें हमारी ही कोई ना कोई भलाई होगी। उस दिन के बाद भीखाराम फिर से बेरोजगार हो गया। बेरोजगार होने की वजह से वो बिल्लू के स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाया और बिल्लू को स्कूल से निकाल दिया गया। मगर बिल्लू को क्रिकेट खेलने का जुनून सवार हो गया था। ब्रजराज की नजर जब भी स्टेडियम के अंदर बिल्लू पर पड़ती, वो उसे निकाल देता। मगर बिल्लू चुपके से घंटों स्टेडियम में खड़ा हुआ क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखता रहता। एक शाम बिल्लू स्टेडियम के पास में खड़ा था कि तभी एक व्यक्ति बिल्लू के पास आकर बोला, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ बच्चे कि तुम स्टेडियम में खेल रहे बच्चों को घंटों देखते रहते हो। अगर तुम्हें खेलने का इतना ही शौक है तो तुम इनके साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि मैं गरीब हूँ और गरीबों को क्रिकेट खेलने का कोई अधिकार नहीं है। एक बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया। तुम कौन हो? बिल्लू ने रोते हुए सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इन बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते तो मेरे साथ तो खेल ही सकते हो ना। बिल्लू बड़ी मासूमियत से बोला, अगर मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा तो ब्रिजराज अंकल मुझे स्टेडियम से बाहर तो नहीं निकालेंगे ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे पास बैट नहीं है। लेकिन मेरे पास तो बैट है। इतना कहकर वो व्यक्ति अपनी कार के अंदर से बैट निकाल लाया और वो बैट पीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। ये पीले रंग की रोशनी क्यों चमक रही है? ये सोने का बैट है बिल्लू, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। चलो क्रिकेट खेलते हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति स्टेडियम के अंदर चला गया और बिल्लू के साथ क्रिकेट खेलने लगा। बिल्लू क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। बच्चे, तुम एक दिन बहुत बड़े खिलाड़ी बनोगे। उस दिन के बाद बिल्लू रोज रात में स्टेडियम में चला जाता और वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बिल्लू को स्टेडियम के बाहर ही मिलता। कई लोगों ने बिल्लू को स्टेडियम में उस व्यक्ति के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा था और ये बात उड़ते उड़ते आखिरकार ब्रिजराज के कानों तक पहुंच गई। रात के समय बच्चे के साथ क्रिकेट कौन खेल सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। ब्रिजराज अपने स्टेडियम में पहुंच गया, मगर जैसे ही उसने देखा कि उसका पूरा स्टेडियम सोने का बना हुआ था, ये देखकर ब्रिजराज हैरत में पड़ गया। ब्रिजराज डरता हुआ स्टेडियम के अंदर चला गया।
उसने देखा कि बिल्लू एक व्यक्ति के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी उस व्यक्ति की नजर ब्रिजराज पर पड़ी। ये अच्छा नहीं हुआ अंकल, ब्रिजराज जी ने हमें देख लिया है। घबराओ मत बेटा, आज के बाद ये क्रिकेट खेलने से तुम्हें कभी नहीं रोकेगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो व्यक्ति ब्रिजराज के करीब पहुंच गया। कौन है आप? तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। मुझे एक बात बताओ, तुम इस बच्चे को अपने स्टेडियम में क्रिकेट क्यों नहीं खेलने देते, जबकि ये बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है? अगर तुम ऐसे टैलेंट को अपने स्टेडियम में नहीं रख सकते तो फिर तुम्हें अपने स्टेडियम को बेच देना चाहिए। बोलो, कितनी कीमत है तुम्हारे इस स्टेडियम की? मैं अभी और इसी समय इस स्टेडियम को खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप हैं कौन? अभी मैंने कुछ देर पहले देखा था कि पूरा स्टेडियम सोने का था और अब ये बिल्कुल सही हो गया। और तो और इस बच्चे का बैट तो अभी भी सोने का ही है। इसका बैट तो सोने का ही है, और जो स्टेडियम तुमने सोने का देखा था वो सोना बच्चे का टैलेंट था। मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता। मुझे भी बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। इस बच्चे के साथ क्रिकेट खेलकर मुझे इसके टैलेंट का पता चला। जब ये बच्चा क्रिकेट खेलता है तो इसे खुद नहीं पता होता कि ये स्टेडियम सोने का बन जाता है, क्योंकि इस गोल्ड के बैट की यही खासियत है कि ये टैलेंट का चुनाव खुद करता है। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं बिल्लू को कभी भी क्रिकेट खेलने से नहीं रोकूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहने के बाद उस व्यक्ति ने बिल्लू से कहा, जब तुम बड़े खिलाड़ी बन जाओगे तब मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, लेकिन याद रखना तुम हमेशा इसी बैट से खेलना। आज के बाद तुम्हारा ये बैट सोने का नहीं रहेगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। ब्रिजराज ने भिखाराम से माफी मांगी और उसे दोबारा काम पर रख लिया।